पुतिन ने अब नेटो के 32 देशों से सीधी जंग की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया कि पुतिन ने 1.5 लाख सैनिकों की नई स्पेशल फोर्स बनाई है। खबर है कि पुतिन ने नेटो पर सीधे हमले की हरी झंडी दे डाली है। नेटो को मार देगा रूस, पुतिन के खूनी प्लान का पर्दाफाश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा धमाकेदार दावा किया है जिसने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी दहला कर रख दिया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के रूस ने 1.5 लाख सैनिकों से बने स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो यूक्रेन के साथ साथ अब नेटो देशों पर हमला करने जा रही है। जेलेंस्की ने ये दावा इतने भरोसे के साथ किया है कि नेटो देशों में खलबली मच चुकी है। अब हम आपको इस खबर से जुड़ी फुल डिटेल भी बताएंगे कि कैसे पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नेटो देशों पर हमला करते वक्त रूसी सेना के साथ उत्तर कोरिया के भी हजारों सैनिक नेटो देशों पर हमला करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 3 साल हो जाएंगे। अब ऐसे हालात में पुतिन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर हमला क्यों करने जा रहे हैं, ये भी अब आप विस्तार से समझ लीजिए। नेटो को चबा जाएंगे पुतिन, जेलेंस्की का रेड अलर्ट। जिस राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह नहीं पता कि यूक्रेन के कितने इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, वो जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर के 1.5 लाख सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है, जो रूस और बेलारूस सीमा से सटे नेटो देशों पर भीषण हमले करने जा रही है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि नेटो के खिलाफ पुतिन का खूनी प्लान क्या है और क्यों पुतिन एक तरफ ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध वार्ता करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो नेटो देश पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। पहले आप ये एनिमेशन देखिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया कि रूस ने बेलारूस की तरफ से नेटो देश पोलैंड पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक नेटो में शामिल 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर भी रूस बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस ने जो 1.5 लाख नई फोर्स तैयार की है, वो बेलारूस के बॉर्डर की तरफ से नेटो देशों पर हमला करने वाली है। हैरानी की बात यह है कि रूस जिस वक्त नेटो देशों पर हमला करेगा, उस वक्त रूस के 1.5 लाख सैनिकों में उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक भी हमला करेंगे। 1.5 लाख सैनिक हमले को तैयार, यूक्रेन से यूरोप तक गद्दार। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन रूस और बेलारूस से सटे हुए नेटो देशों पर हमला क्यों करना चाहते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने से पहले बॉर्डर से लगे हुए नेटो देशों को कमजोर और तबाह कर देना चाहता है, ताकि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर नेटो सेना हमला न कर पाए। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूसी सेना लगातार विस्तार कर रही है। यूक्रेन और संभवतः कीव के क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ निरंतर संघर्ष की स्थिति के बीच रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक
उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्राउदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. 1087 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। उधर ट्रंप और पुतिन के याराना से ज्यादा खौफ ज़ेलेंस्की में नहीं, उससे भी ज्यादा तो खौफजदा नेटो देश हैं, क्योंकि नेटो के चीफ मार्क रूटे साफ कह चुके हैं कि अगर पुतिन के रूस पर नेटो ने लगाम नहीं लगाई तो पुतिन का रूस नेटो देशों पर हमला करने से जरा भी नहीं चूकेगा, क्योंकि पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर के अब यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं हालातों को देखकर ज़ेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है। I don't think it's practical to have it personally. I know that our new Secretary of Defense, who's excellent, Pete, made a statement today saying that he thinks it's unlikely or impractical. I think probably that's true. I think long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. This has been going on for many, many years. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that. अब आप जरा जर्मनी के म्यूनिक का ये वीडियो भी देख लीजिए, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सामने यही गुहार लगा रहे हैं कि पुतिन के कहर से यूक्रेन, यूरोप और नेटो देशों को बचाओ। ज़ेलेंस्की ने मीटिंग में यूरोप और नेटो देशों के नेताओं को साफ इशारा कर दिया कि अगर पुतिन ने 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देशों पर हमला कर दिया तो ऐसी स्थिति में 2 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी, वरना पुतिन नेटो देशों को रौंदते हुए कब्जा कर लेंगे। हालांकि इस मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया कि हम पुतिन से बातचीत करके युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। इधर आईएसडब्ल्यू के दावों के मुताबिक रूसी कमांडरों की सैन्य तैयारी, हथियारों का उत्पादन, यूरोप में बढ़ते हमलों की संख्या से साफ है कि पुतिन ने जो यूक्रेन जंग शुरू की है वो जल्द रुकने वाली नहीं है। वॉशिंगटन डीसी थिंक टैंक के आकलन के मुताबिक कुपियांस्क के खार्किव शहर को घेरने की रूसी योजना लंबे वक्त के लिए बनाई जा चुकी है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी कि 25% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से लगे हुए यूक्रेनी इलाकों के 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। ऐसा दावा आईएसडब्ल्यू की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की का नया दावा सोचने को मजबूर करता है कि यूक्रेन के बाद क्या नेटो देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर रूस बहुत जल्द हमला करने जा रहा है। एक बार फिर से गाजा में भीषण युद्ध का माहौल बन गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की हेडलाइन ने हमास को डरा दिया है। गाजा में फिर मिसाइल के धमाके शुरू हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार युद्ध तब खत्म होगा जब हमास का पूरा सफाया हो जाएगा, लेकिन अरब देशों में एक कदम ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
गाजा के सफाई का ऐसा भयानक ख्वाब प्रिंस सलमान ने खुली आंखों से देख लिया है। इस धरती से गाजा के खात्मे का खौफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को भी सता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी आशंका जाहिर की है कि ट्रंप गाजा को बर्बाद कर सकते हैं। ट्रंप ने यह खुद कह दिया है कि इजराइल शनिवार की रात के बाद किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या आधी रात गाजा में आएगा परमाणु बवंडर? बंधक रिहाई के अल्टीमेटम की डेडलाइन शनिवार रात खत्म हो रही है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई देशों के सुप्रीम लीडर की धड़कनें भी उसके साथ ही बढ़ती चली जा रही है। गाजा युद्ध का नया चैप्टर अब क्या शुरू होने जा रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि शनिवार रात इजराइल क्या करने जा रहा है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि 15 फरवरी के बाद सबसे विनाशकारी युद्ध होगा, ऐसा युद्ध जिसकी त्रासदी देखने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल क्या करने वाला है? क्या नेतन्याहू को हमले की परमिशन के साथ ट्रंप ने परमाणु बम भी दे दिया है? गाजा पर बहुत सारी डिटेल डरावनी है, मगर ट्रंप की धमकी, नेतन्याहू की लास्ट वार्निंग का खौफ इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों की रिहाई की है। हमास लड़ाकों के बंधक रिहाई के स्क्रीनिंग तेल अवीव के बंधक चौक पर भी की गई, जिसे देखकर इजराइल में जोरदार जश्न भी मनाया गया। अब तक बंधकों की अदला बदली का पहला चरण चल रहा है, जिसके 6वें बैच तक हमास ने 21 इजरायली बंधकों को रिहा किया है, जिसके बदले इजराइल ने 730 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर दिया है। मगर इतने भर से ट्रंप की शर्तें पूरी नहीं हो रही है। इजराइल का मानना है कि अब भी हमास के कब्जे में 6 नागरिक जिंदा हैं, जिनकी रिहाई पहले चरण से पहले होनी है। हमास ने समझौते का हवाला देकर इन बंधकों की रिहाई की तारीख 22 फरवरी और 1 मार्च होने की दलील दी, मगर नेतन्याहू रिहाई की टाइमलाइन 1 घंटे भी बढ़ाने को तैयार नहीं। इजराइल अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी चाहता है, जल्द से जल्द सभी बंधकों को आजाद देखना चाहता है, जिसकी मियाद शनिवार रात 12 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप को भी इस बात का खौफ है कि रात 12 बजने के साथ ही कहीं नेतन्याहू की मिसाइलें फिर से न फटने लगे। इजराइल के जंगी जेटों का हमला फिर से शुरू ना हो, इसका डर ट्रंप ने किस तरह से बयां किया, आप खुद सुन लीजिए। I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. But I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy. Could say he was a little bit overweight. बंधकों की रिहाई पर जहां इजराइल आर पार के मूड में है, वहीं गाजा प्लान पर ट्रंप ने फाइनल फैसला कर लिया है। अरब देशों के भारी विरोध के बाद भी ट्रंप गाजा को खाली करने का मिशन शुरू कर रहे हैं, जिससे खाड़ी देशों में अब खूनी कोहराम का अलार्म बज रहा है। ट्रंप को जिस देश का सबसे बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है, वो और कोई नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरब है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस महीने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बैठक होने वाली है, जिसमें सऊदी अरब के साथ साथ मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ कई और अरब देशों के लीडर हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में गाजा पट्टी को लेकर के नए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले टॉप ऑफिशियल्स ने बताया कि प्रस्ताव में खाड़ी देशों के नेतृत्व में गाजा के पुनर्निर्माण में लगने वाले फंड और उस सौदे से हमास को बाहर रखने के प्रस्ताव पर बातचीत होने की संभावना है। यानी सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गाजा युद्ध में प्रिंस सलमान का ट्रंप के खिलाफ खड़े दिखना ही महायुद्ध का माहौल बना चुका है। उधर तुर्की भी धड़ाधड़ डिफेंस डील करके गाजा युद्ध के लिए ताकतवर गुट तैयार कर रहा है।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक हफ्ते में 3 देशों की यात्रा की है। ये देश है इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान। तीनों देशों ने तुर्की की रक्षा कंपनियों के साथ कई हथियार समझौते किए हैं। रक्षा सौदों से तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को बम्पर फायदा होने जा रहा है। साथ ही एर्दोआन के वॉर प्लान को भी मजबूती मिली है। गाजा के बहाने एर्दोआन खाड़ी देशों में अपना सिक्का जमाने की फिराक में है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यमन से भी युद्ध का ऐलान हुआ है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने ट्रंप को गाजा से दूर रहने की धमकी दी है। हूथी लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना में हजारों हथियारबंदों का हुजूम जुटा करके ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हूथी पॉलिटिकल विंग चीफ अल्लाह अल शमी ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम युद्ध का पैगाम भेजा है। الجهوزية العالية للجيش اليمني والقوى الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية। हूथी चीफ अब्दुल मलिक ने ट्रंप को नसीहत दी है कि गाजा को खाली करने के बजाय ट्रंप पूरे इजराइल को खाली करे। इजरायली नागरिकों को अमेरिका में बसाने का आइडिया देने वाले अब्दुल मलिक हूथी ने अमेरिका से सीरिया जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। اتجه الأمريكي والإسرائيلي إلى تنفيذ هذه الخطة الباطلة الظالمة العدوانية الإجرامية بالقوة. سنواجه عدوانهم بالقوة وبالتدخل العسكري وبالجهاد في سبيل الله تعالى بكل الوسائل. ट्रंप को दुश्मन ललकार रहे हैं, नेतन्याहू को अरब अलायंस धमका रहा है। एर्दोआन की अपनी जंग की तैयारी है। प्रिंस सलमान भी दमदार गुट के साथ अब रेडी है। ऐसे में नेतन्याहू क्या करने वाले हैं? क्या ट्रंप फाइनल फैसला ले चुके हैं? युद्ध का सायरन बज उठा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स का यह बयान नए युद्ध की मुनादी है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि नया युद्ध हमास के सर्वनाश के साथ खत्म होगा। इस युद्ध में गाजा का वजूद ही इस धरती से मिटा दिया जाएगा। אם החמאס לא ישחרר את החטופים הישראלים עד ליום השבת, ייפתחו עליהם שערי הגיהנום, בדיוק כמו שהבטיח נשיא ארצות הברית. כל הסכם הפסקת האש עם מרצחי החמאס נועד להביא לשחרורם המהיר של החטופים הישראלים המוחזקים בתנאים חמורים ביותר בעזה. इजराइल का इरादा इस बार हमास को पूरी तरह खत्म करने का है। इसके बीच में जो भी आएगा वो तबाह होगा, वो फिर चाहे हूथी फाइटर्स हो या फिर लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके। नेतन्याहू किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। फाइटर ग्रुप्स का हिसाब बराबर करने के बाद इजराइल का मिशन तेहरान शुरू हो जाएगा, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सुपर पावर का असली मकसद किसी भी हाल में ईरान पर नकेल डालना है। गाजा युद्ध के भड़कने के साथ ही ईरान के एटमी ठिकानों पर तूफानी हमले का प्लान भी अब रेडी है। जाहिर है, अमेरिका जंग में उतरेगा तो खाड़ी के कई देश खुद को इस युद्ध से अलग कर लेंगे। जो अमेरिका से टकराने का जोखिम मोल लेंगे, उनका अंजाम भी गाजा जैसा ही होगा, जहां कोई भी कदम रखने से खौफ खाएगा। अमेरिका की परमाणु पावर से टक्कर लेने वाला फिलहाल खाड़ी में कोई भी देश नहीं है। इसी वजह से इजराइल नए युद्ध की शुरुआत करके सारे फसाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्लान बना चुका है। ताजा हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, उससे ये साफ है कि शनिवार की रात गुजरने के बाद पहला धमाका एटम बम का भी हो सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान से युद्ध बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब चीन ने ईरान को ऐसा केमिकल सप्लाई करना शुरू कर दिया है जिससे ईरान की मिसाइल फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। ये दावा अमेरिका की मीडिया ही कर रही है। ईरान का ये वीडियो उस खबर के बाद वायरल किया गया है जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि 2025 में वो होने जा रहा है, जिसका डर सबको है। इस वक्त दुनिया पर वो खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन और गाजा से भी खतरनाक है। ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं और ईरान ने दोनों को काउंटर करने के लिए क्या सोचा है, इसका मैसेज खामनेई के कमांडर नए नए वीडियो जारी करके दे रहे हैं।
फरवरी 2025 में ईरान अटैक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में जो चल रहा है वो ईरान को डरा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त युद्ध वाले मूड में हैं। दोनों वॉर कमांडर वाली भूमिका में हैं और ईरान जानता है कि वो दोनों के टारगेट पर है। ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन वाली फायर पावर है, लेकिन ऐसी आग को उगलने वाली मिसाइलों को तैयार करने के लिए ईरान ने किस गोदाम को एक्टिव किया है, उसके बारे में जानकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों हैरान हैं। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जो खबर पढ़ी, जिसका लिंक चीन से मिला है, ईरान चीन की डील ने दोनों को परेशान कर दिया है। जब से अमेरिका की मीडिया में खबर छपी है कि ईरान को चीन से वो केमिकल सप्लाई मिलने लगा है जिससे मिसाइल को लॉन्च करने वाला फ्यूल बनता है, यानी ईरान की मिसाइल और चीन का लॉन्चर, ये खबर अमेरिका से लेकर इजराइल और पूरे अरब वर्ल्ड में वायरल हो गई है। ईरान जो भी मिसाइल फायर कर रहा है, ईरान की जो भी मिसाइल गोदाम में रखी है, उसके पीछे चीन की ताकत है। खबर में सबसे बड़ी बात यही है, इजराइल और अमेरिका से एक साथ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को बहुत बड़े मिसाइल जखीरे की जरूरत है। इसीलिए ईरान ने अपने मिसाइल गोदाम का स्टॉक भरना शुरू कर दिया है। अमेरिका की मीडिया दावा कर रही है कि ईरान को अपने मिसाइल प्लान को एक्टिव करने के लिए सबसे बड़ी मदद रूस से नहीं बल्कि चीन से मिल रही है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि मिसाइल फ्यूल में इस्तेमाल होने वाला 2000 टन केमिकल सोडियम परक्लोरेट चीन से ईरान भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 1000 टन सोडियम परक्लोरेट इसी कार्गो जहाज गोलबोन से ईरान भेजा है। ऐसी ही शिपमेंट दूसरे जहाज जैरान से भी ईरान की तरफ भेजी गई है। सोडियम परकोलेट से अमोनियम परकोलेट बनाया जाता है जो मिसाइल फ्यूल का काम करता है। अब ईरान को अपनी मिसाइल पावर को सुपर एक्टिव मोड में रखने के लिए चीन की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान के पास हर तरह की मिसाइल है जो अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी काउंटर कर सकती है, उसके एयर अटैक को रोक सकती है, लेकिन इन मिसाइलों की ताकत और ज्यादा चाहिए। ईरान को सप्लाई किए जा रहे केमिकल से क्या हो सकता है? अमेरिका मीडिया ने पश्चिमी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारी को अपनी रिपोर्ट में छापा है। चीन से सप्लाई किए गए 2000 टन केमिकल से ईरान 260 खैबर शिखर मिसाइल बना सकता है। यह ऐसी मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस वक्त ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल दोनों के गोदाम को बढ़ा रहा है। ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम देखिए कैसे ये अपनी मांग से निकलता है और फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है, जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। ईरान का टोर एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, रूस से लिया गया ये सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए काम तमाम। यह है ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट के इस नए दुश्मन का मतलब है 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। अब ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सेना की गुफा से क्यों निकाले? क्या जरूरत आ पड़ी कि खामनेई के कमांडरों ने मैसेज दे दिया कि अब करो या मरो के हालात हैं, और इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च कर दिया अपना युद्धाभ्यास इत्तेदार। इसकी वजह है इजराइल और अमेरिका और पश्चिमी मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाला है। इजराइल और अमेरिका को रोकने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसीलिए ईरान ने चीन से मदद मांगी और शी जिनपिंग ने वो मदद पहुंचा भी दी। ये दावा अमेरिका की मीडिया कर रही है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। हालांकि ईरान के तेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, इसीलिए गाजा से लेकर लेबनान और परमाणु कार्यक्रम से लेकर के तेल के ठिकानों तक ईरान ने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिन पहले उड़ते हुए एयरफोर्स 1 से डोनाल्ड ट्रंप ने बिग न्यूज दी थी, जब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ट्रंप स्पेशल विमान एयरफोर्स 1 में उड़ान भर रहे थे। तब उसमें सवार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं परमाणु मुद्दे को लेकर ईरान पर हमला करने की बजाय उससे समझौता करना चाहूंगा। यानी ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं।
ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहते। एयरफोर्स वन में सवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो कुछ कहा उसके बहुत गहरे मायने निकाले गए। ट्रंप बेशक ईरान से डील की बातें करे, लेकिन यह बात साफ है कि अमेरिका पर ईरान की यकीन का लेवल 0% है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की दोस्ती रूस और चीन से बहुत गहरी है। दोनों ही पावर ईरान के साथ रही है। अब मिसाइल फ्यूल वाले केमिकल की सप्लाई से इस दोस्ती को और मजबूती मिली। ईरान अपनी मिसाइलों को लॉन्च करके दिखा रहा है। उसका मैसेज साफ है कि 26 अक्टूबर 2024 वाली गलती इजराइल ने दोबारा की तो बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2024 को यह दावा किया गया था कि इजराइल के एयर अटैक में ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ईरान या अमेरिका ने हमला किया तो समझ लीजिए कि ये पूरा साल एक और बड़े युद्ध में झोंक दिया जाएगा। पूरी दुनिया में इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन भी। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ने वार्निंग बार बार दे चुका है। क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा? तो नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। कुल मिलाकर नेतन्याहू और खामनेई की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और इस युद्ध में कूद भी रही है। अब एक गलती इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकती है, जिससे पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है।